साथियों, जो भी हमारे फेसबुक से जुड़ना चाहे उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाए। आज हम वैश्वीकरण, उपनिवेशवाद और जनजाति के विषय पे आपसे रूबरू होंगे, आपसे अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही जो भी फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो उनसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया वो जुड़ जाएं। साथियों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है। हम जनजाति विषय को लेकर आपके बीच हैं और आज एक ऐसे शख्सियत, ऐसे हस्ताक्षर का जन्मदिन है जिन्होंने, यूं कहें तो उनका 81वां 81 जन्म जयंती है, जिन्होंने जनजाति भाषा को झारखंड में स्थान देने के लिए उनकी विशेष पहलकदमी रही। उन्होंने भी इसके लिए वो हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की आज जयंती है और उनकी आज वो अगर होते तो 81 वर्ष के होते। उन्होंने ही 82-84 में रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति थे और 9 जनजाति भाषा की पढ़ाई की शुरुआत उन्हीं की पहल पे हुई। और आज खास करके उन्हें उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए मैं अपना साथियों, एक बात मैं संक्षेप में साझा करना चाहूँगा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक बड़े शख्सियत थे। वो झारखंड ही नहीं बल्कि विश्व पैमाने पर उनकी पहुँच, उनकी ख्याति और उनकी पहचान रही। मुझे उन्हें करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले दिनों WSF के दरमियान झारखंड 6 नृत्य की टीम डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ मुंबई के लिए प्रस्थान की। झारखंड के कुछ साथी भी गए, मैं भी उसमें शामिल था और वो मुंबई के गोरेगांव में एक विशाल समागम जिसमें दुनिया के 130 देश के प्रतिनिधि शामिल थे। मुझे डॉक्टर रामदयाल मुंडा को करीब से देखने, उनकी वक्तव्य, उनके विचार को जानने, सुनने, गुनने का अवसर मिला। वो बहुत बड़े शख्सियत थे। उनकी पहचान विश्व स्तर की थी और छऊ नृत्य में तो वो एक अलग पहचान रखते थे। उन्होंने दुनिया को झारखंड का छऊ नृत्य में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो वैसे शख्सियत को पुनः नमन करने के साथ मैं अपनी बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि वैश्विक उपनिवेशवाद और जनजाति, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। जनजाति कहते हैं, अगर जनजाति कहें
आदिवासी कहें तो पिछले दिनों भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि आदिवासी आदिम जाति वो हमारे पुरखा हैं, वो धरती पुत्र हैं और वही इस धरती के पहला मालिक है, क्योंकि इस धरती पे आगमन पहला आदिम काल में, पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के प्रकृत रूप आज हम देखते हैं। और तो उन समय जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं हुआ करते थे, सामूहिक अधिकार होते थे और जंगल इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सर्वस्थलीय आश्रय, जीविकोपार्जन का साधन रहा। आदिवासी भी कमोबेश सामुदायिक खेती करते रहे, जंगलों से उनका जीविकोपार्जन होता रहा। लेकिन आप देखेंगे, आपसे मैं इन बातों को साझा करूंगा कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन, जनजातियों की जमीन से उन्हें बेदखल किया गया, उन्हें उनकी पहचान से बेदखल किया गया, उनकी संस्कृति से बेदखल किया गया। अभी हम तुरंत डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के संदर्भ में दो शब्द रखे तो रामदयाल मुंडा जी आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े प्रणेता थे, वो सबसे बड़े सुरक्षक थे, सब संरक्षक थे। आज भी हम देखते हैं तो आदिवासियों की संस्कृति, उसकी अश्लीलता हाशिए पे। आप इतिहास की पन्नों को उलट कर देखें, आदिम काल से लेकर आज तक उन्हें खदेड़ने का काम किया गया है। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण, उपनिवेशवाद के अंतर्गत हम इन बातों को रखेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि 15वीं और 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक आदिवासी और उसकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई। वह अब भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के युग में उन संस्कृतियों का अस्तित्व मिटाने के अभियान के अंतिम चरण तक पहुंचने लगी। तो आज भयावह स्थिति है उनके समक्ष, और जो लोग हाशिए पे होते हैं, हमारा दायित्व बनता है हर कलमकार, हर सुलझे हुए व्यक्ति, हर समाज के वैसे तबका जो समाज की बेहतरी चाहते हो, तो उनका ये दायित्व बनता है कि जो हाशिए पे है, जो वर्ग जो अंतिम पंक्ति में है, उनके बारे में, उनकी समस्याओं को सामने रखते हुए उनकी समस्याओं के निदान भी ढूंढने की प्रयास होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं आपके समक्ष इन बातों को सामने रखकर आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि भविष्य इसके बुने जाए और इन्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाया जाए। तो दोस्तों, 3 शब्द मैंने कहा, वैश्वीकरण, उपनिवेशवाद और आदिवासी। यूं एक एक शब्द बड़े मायने रखते हैं और विस्तार में उनसे बातें की जा सकती है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में उनके सार आपके बीच रखना चाहूंगा। दोस्तों, वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव से कोई भी आज अछूता नहीं है। आदिवासी समाज भी इस प्रभाव से वंचित नहीं है। इस पर बात करने के लिए पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि वैश्वीकरण क्या है। जरूरत है हम एक एक शब्द के, एक एक का अलग अलग
प्रस्तुत करें ताकि स्पष्ट हो। तो दोस्तों, साधारण तरीके से कहें तो विकसित राष्ट्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा में उत्पादकता के कारण बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता हुई, जिसकी खपत के लिए अन्य बाजारों की तलाश के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन एवं विश्व बैंक जैसी प्रभावशाली शक्तियों द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मुक्त व्यापार व्यवस्था, जिसको फ्री ट्रेड अथवा वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीतियों को अपनाने या लागू करने के लिए विभिन्न तरह के विकासशील राष्ट्रों को सहमत कराया गया, या कहें कि उन्हें बाध्य किया गया कि उनके ये मंसूबे को कामयाब करे, उनके इस मंसूबे को में शामिल हो और इसे माने। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव एशियाई देशों पर पड़ा, जिसमें भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आधा बाजार उपलब्ध है। आज दुनिया में जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने उत्पाद हो रहे हैं, जिसके सबसे बड़े बाजार भारत है। और वैश्वीकरण, उदारीकरण की व्यवस्था से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे उत्पादकों का व्यापार इससे प्रभावित हुआ, जिसके कारण वस्तुओं के लागत मूल्य और गुणवत्ता के आधार पर घरेलू कहे जाने वाले उद्योग, लघु उद्योग का सुचारू रूप से चलना बाधित हो गया। क्यों बाधित हो गया? तो ये जानने की जरूरत है कि बाधित होने का मुख्य मकसद हुआ कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो कंपटीशन में वही आगे आ जाता है जिसकी गुणवत्ता और जिसमें प्रोडक्टिव क्षमता अधिक होती है। तो ये इसके मुख्य कारण रहे हैं, और जिसमें मुख्य प्रभावित होने वाले उत्पाद पर मैं बात करूं पहले, तो एक एक करके पहला है खाद्य पदार्थ, जिसको कहते हैं फूड प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत खाद्य तेल, केमिकल्स आदि आते हैं। दूसरा वस्तु है तो भोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर्स गुड्स, जिसमें वस्त्र रख सकते हैं, प्रसाधन, वस्त्र, केमिस्टिक या बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कॉस्मेटिक रख सकते हैं इसमें। तो ये दूसरे श्रेणी में आए। इसमें रेडीमेड गुड्स या फिर जूते बनाने या आदि उद्योग धंधे हैं। तीसरे श्रेणी में हम रख सकते हैं मोटर वाहन, लोह और अलोह धातु। चौथे श्रेणी में हम रखेंगे अनियंत्रिकी सामान, इंजीनियरिंग गुड्स रखेंगे। और पांचवें में पेट्रोलियम पदार्थ। छठे में रखेंगे दूरसंचार सेवाएं। और सातवां में है विदेशी पूंजी निवेश आदि। ये सारे 7 श्रेणी में हम बांटकर इसे देखते हैं। तो ये सारे उत्पाद को मुक्त बाजार के रूप में, मुक्त व्यापार की श्रेणी में रखा गया। हमारे देश में विश्व वैश्वीकरण यानी विश्व
और उदारीकरण के प्रमुख कारण क्या रहे और उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे हम बात करते हैं। तो विभिन्न उपभोक्ताओं और नए नए ब्रांड के अधिक मात्रा में आने से यहाँ के घरेलू लघु उद्योग, घरेलू उत्पाद ठप पड़ गए। नतीजा स्वरूप बेरोजगारी का आलम हुआ। जब हम ब्रांडेड वस्तु को उतना ही दाम में हमें उपलब्ध हो जाए तो कोई भी आदमी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट की वस्तुएं क्यों लेगा। तो जो प्रतिस्पर्धा में उतना ही कीमत में, उतनी गुणवत्ता में और उसके प्रचार प्रसार इस रूप में होते हैं कि भारत की बने हुए घरेलू उद्योग से और लघु उद्योग के माध्यम से बने हुए जो वस्तुएं हैं वो उसके सामने प्रतिस्पर्धा में वो पिछड़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनकी वस्तुओं का डिमांड कमता जाता है। जब डिमांड उसका कम जाएगा, मांग कम जाएगा तो उसके पूर्ति पर भी प्रभावित होगा और प्रोडक्शन पे प्रभावित होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा जब तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगारी का आलम हुआ। दूसरे क्षेत्र में आर्थिक मंदी के कारण नौकरियों में कमी आई। व्यक्तिगत आय में कमी के कारण क्रय क्षमता का ह्रास हुआ। जब लोगों के पॉकेट में पैसे ही नहीं रहेंगे तो लोग खरीदेंगे कैसे, कंजम्पशन कैसे करेंगे। आज जिस तरह से हम देखते हैं, आज के लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना के भयावह प्रभाव के दौरान लॉकडाउन और इस तरह से सारे चीज सिमट गए हैं। आज लोगों की प्रोडक्टिव खत्म हो गया है, प्रोडक्शन खत्म हो गया है, लोगों के आय खत्म हो गए हैं, तो कंजम्पशन पर भी प्रभावित होना स्वाभाविक होता है। तो ये भी मंदी के दौर में भी इस तरह की बात हुई। और तीसरे में हम लेते हैं शिक्षा। ग्रामीण विकास का पर आधारित सुविधाओं, दूरसंचार सुविधाएं और सामाजिक सेवाओं आदि का विस्तार की संभावना से सेवा का अवसर तो प्रदान किया गया, लेकिन क्या हुआ उसमें वो लोग उसके सेवा, जैसे कि दूरसंचार का प्रभाव बढ़ा और यूँ कहें कि नेट के माध्यम से ऑनलाइन के आधार पर कुछ बहुत सारे कामें हो रही हैं। तो उसको करने वाला कौन लोग हैं? जो प्रशिक्षु व्यक्ति होते हैं, आम श्रमिक उसे नहीं कर पाते। तो इसमें फायदा उन्हीं लोगों को हुआ जो लोग उससे प्रशिक्षु हैं या प्रशिक्षण प्राप्त किए। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी और बढ़ी भी है। इस तरह से विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का कर पूर्ण विश्व में बिना प्रतिबंध के फैलाने की परिस्थितियों अथवा व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा सहमत होना वैश्वीकरण और उदारीकरण कहलाता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि बिना प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा मुक्त व्यापार व आपात आयात निर्यात की प्रक्रिया व्यवस्था को अपनाने को वैश्वीकरण या उदारीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, इस व्यवस्था को अपनाने से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण जनजातीय जीवन को प्रभावित किया है। आम जनजीवन तो प्रभावित किया ही है, मैं जनजातीय जीवन पे बात कर रहा हूं, इसीलिए फोकस हमारा इसी पे है। जनजातीय जीवन प्रभावित हुआ क्योंकि कि जनजातीय आदिवासी समाज पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आदिवासी जनजाति समाज अधिकतर अकुशल श्रमिक है, अनट्रेड लेबर है। वो कौशलता का उनके अंदर में जो तकनीकी ज्ञान की अभाव है, ये नहीं कहेंगे कि वो अज्ञानी है, लेकिन उसमें वो तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जिसके वजह से वो श्रम आधारित
श्रमिक हैं। जैसे कि वो देहरी मजदूरी करते हैं, वो डेली मुठिया मजदूरी करते हैं, वो दूसरे तरह की मजदूरी करते हैं, कृषि में खेतों में काम करते हैं, कृषि से उत्पादित वस्तुओं का प्रोडक्शन में काम करते हैं, पशुपालन के काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों से वो तलाशते हैं। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण होने के कारण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो गया। जो इस प्रतिस्पर्धा में खरा नहीं उतरता उसके अस्तित्व खतरे में नजर आती है। तो उत्पादन की लागत, गुणवत्ता को सुधार करना प्रत्येक व्यवसाय, उद्यम, उद्योग के लिए आवश्यक हो गया। वह ये कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नए नए तकनीक की सहारा लिया गया। जब नए तकनीक की सहारा लिया गया तो जिस काम को मजदूर अपने हाथों से करते थे उस काम को करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाने लगी। मशीन को चलाने वाला एक ट्रेंड व्यक्ति होता था, बाकी लोग बेरोजगार हो गए। याद है दोस्तों, जिन दिनों कंप्यूटर का आया था तो कंप्यूटर उस समय ये बात होने लगी थी, लोगों की जेहन में ये बात थी कि ये लोगों को बेरोजगार करेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जब नए तकनीक की मशीनें आने लगी तो जो काम आदमी करता था वो मशीन करने लगी। तो मशीन जब करने लगी तो आदमी बेरोजगार होता गया और उसमें ज़्यादातर काम करने वाले जो श्रमिक थे वो जनजाति समाज से हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं। मशीनों के आ जाने से जो कुशल कारीगर थे, जो टेक्नीशियन थे, उन्हें ऑपरेटर के रूप में उन्हें काम तो जरूर मिला, लेकिन बाकी के लोग जो लेबर के रूप में जो अन्य तरह के काम करते थे उनकी छटनी होती गई और बेरोजगारी का आलम बढ़ता गया। तो दोस्तों, इस तरह से वैश्वीकरण, उदारीकरण का बहुत बुरा प्रभाव आदिवासी जनजीवन, उसके समाज के साथ साथ यहाँ के सकल घरेलू उद्योग के विपरीत पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासी समाज भी इससे बड़े पैमाने में प्रभावित हुए। दक्षता के अभाव में, तकनीकी पाने में सक्षम नहीं होने के कारण ये लोग बेरोजगार हुए। लेकिन सरकारी सेवा में रहने वाले जो हमारे जनजाति भाई हैं उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ा। बहुत सारे ऐसे उद्यम हैं जहाँ पे छटनी किए गए, वहाँ पे नौकरी से लोगों को वंचित किया गया, वहाँ भी छटनी का प्रभाव, बेरोजगारी के आलम झेलने पड़े। अभी बहुत सारे उद्योग बंद हैं। अभी तो लॉकडाउन का स्थिति है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे मंदी के वजह से, मैंने कहा कि मंदी के प्रभाव भी पड़े। तो दोस्तों, मैं पहले भी ये बात आपसे रूबरू हो चुका हूँ कि 16वीं और 15वीं और 16वीं शताब्दी से ही आदिवासी और उसकी संस्कृति को नष्ट करने की प्रक्रिया चली आ रही है। जब और आज के भूमंडलीकरण, उसके और बाजारवाद, वैश्वीकरण इसके अंतिम चरण पे कह सकते हैं, ये अंतिम चरण तक पहुंच रही है। आदिवासी, यूं कहें दोस्तों, तो आदिवासी की जो संस्कृति है वो पारस्परिक और वर्तमान औद्योगिक उपभोक्तावादी संस्कृति दोनों के विपरीत संबंध है। उनकी संस्कृति परंपरागत संस्कृति है, प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति है, और जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो कंजम्पशन करना, उससे किसी वस्तु के भाव बोध मूल्य से कोई मतलब नहीं है। उसका एकमात्र मकसद है कि तो हाउ टू अर्न, हम कैसे पैसे को कमाएं और किन वस्तुओं को बेचकर हम पैसा कमाएं। उसे भावना से मतलब नहीं है, उसे संवेदना से मतलब नहीं है, उसे हर चीज एक वस्तु नजर आती है।
इसी का दुष्प्रभाव हम दूसरे दिन दूसरे विषय पे बात करेंगे कि इंसानी जिंदगी को किस तरह से वस्तु के रूप में ढाली जा रही है, और यहाँ भी यही हो रहा है। तो प्रकृति के अगर हम इसको डिफने तो पहला कारण देखते हैं दोस्तों कि अपने परिवेश और प्रकृति के साथ आदिवासियों का जुड़ाव रहा है, जिसमें नदी, झील, पशु पक्षी सबके साथ उनका सहचर भाव होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जंगल भी, ये पेड़ काट लेते हैं, तो सही बात है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि आदिवासी अपने आवश्यकतानुसार अपनी संस्कृति में पेड़ तो काटते हैं, लेकिन जितने पेड़ की टहनियां काटते हैं और उसके दुगने मात्रा में वो पेड़ लगाते भी हैं। वो पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने देवी देवता और आस्था से जुड़े हुए चीजों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते हैं, अनुष्ठान करने के लिए करते हैं। उनसे जीवन का अतिक्रमण का कोई औचित्य नहीं है। किसी महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि को ठीक उसके हम विपरीत देखते हैं कि औद्योगिक उपभोक्तावादी समाज के लिए सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी नाले सब उपभोग की वस्तु मात्र है। जब व्यापार का क्षेत्र गन्ना, तंबाकू, चाय, कहवा, रबड़ आदि की खेती किए जाने लगे तो जंगलों को काटा गया, बेतहाशा काटा गया। व्यवसायिक खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए आदिवासी समुदाय का जंगल से गहरा संबंध था, है। उसकी रोटी, उसका आश्रय दोनों ही जंगल है। उसका बुरा प्रभाव आदिवासी जनजीवन पर पड़ा। साथ ही जंगलों की कटाई का एक दुष्प्रभाव यह पड़ा कि पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया। आज हम देखते हैं पर्यावरण संतुलित नहीं है। बारिश के दिन में सुखाड़ के दिन में बारिश, ठंड के दिन में गर्मी के दिन में ठंड, इस तरह से संतुलन बिगड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये पेड़ों की कटाई है, वृक्षों की कटाई है, प्रकृति का दोहन है, प्रकृति का शोषण है ना। तो आप गौर करेंगे दोस्तों कि औद्योगिक, मैं इन बातों से बहुत ज्यादा कि विकास की बुनियाद विनाश की से आरंभ होता है और विकास की परिणति विनाश ही होता है। तो विकास का वो स्वरूप आप गौर करें, खास करके आज आदिवासी पे मैं बात कर रहा हूं, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ उनका था जंगल। जंगल में आदिवासियों का अधिपत्य था। जंगलों में आदिवासी निवास करते थे, वहां के फल मूल खाते थे, वहां के वनोपज से वो बाजारों में जाकर बेचते थे, उससे उनका रोटी चलता था। वो वहां के दतमन, सखुआ के डाल से दतमन तोड़ते थे और दतमन बाजार में बेचते थे, उससे उसकी जीविका चलती थी। वो जंगलों के किनारे बिन सिंचाई और कम मेहनत से खाद्यान्न को उत्पादन करते थे, जैसे कि मड़ुआ, गोंदली, इस तरह के चीज जिसमें बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं है। तो मड़ुआ, गोंदली, मकई, बाजरा, ज्वार, इस तरह के चीजों का उत्पादन उगाते थे और अपने जीवन को जीते थे। लेकिन इन चीजों से भी वंचित कर दिया गया उन्हें। वो अगर सभ्यता के इतिहास को हम देखें तो जितनी भी सभ्यताएं दुनिया में बसी हैं, सारी सभ्यता नदी किनारे बसी है और
नदियों के किनारे आदिवासियों का भी अस्तित्व था। नदी जहाँ पे आदिवासी जनजीवन निवास करते थे, उनके नीचे उस धरती के नीचे रक्त भरा पड़ा है। और ये उपभोक्तावादी समाज जो भी क्रांति होने के बाद अपनी वस्तुओं की बाजार के लिए, तरह तरह के चीजों की अपनी वस्तुओं के बाजार के लिए वो पूरी दुनिया का उपनिवेश बनाने का कार्य किया। उसने बहुत सारे विकसित थे। एक नंबर में हम ब्रिटेन को लेते हैं, जिसकी उपनिवेश पूरी दुनिया में छाया हुआ था। यूं कहते हैं कि ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता है, तो ब्रिटेन के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, जापान, यूरोप के बहुत सारे इस तरह से देश थे जो इसके होड़ में लगे हुए थे पूरी दुनिया का उपनिवेश बनाने का। और इसी दरमियान हमारे यहाँ जमीन से खादान के रूप में कोयला निकाला गया, ऑक्साइड निकाला गया, तांबा निकाला गया। तो वो जमीन किसकी थी? वो जमीन लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों की जमीन से ये खादान पे जमीन के अंदर से खादान निकले और उन्हें विस्थापित कर दिया गया। उनकी जिंदगी मजदूरों की हो गई और वो मालिक से मजदूर हो गए। अब जब खादानों में बड़े बड़े मशीन लगाए गए तो ये बेचारे मजदूर से भी मजबूर हो गए। इनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई। वो जो मालिक थे वो मजदूर हो गए और मजदूर से भी मजबूर वो बेरोजगार हो गए। तो ये खतरनाक स्थिति जीने के लिए विवश किया गया है। तो इसलिए हम देखते हैं तो जंगल, जमीन और जल, जहां से वो उनके मीठे जल पानी पीते थे और अपना स्वास्थ्य लाभ करते थे। लेकिन वह क्या, बड़े बड़े नदियों के किनारे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए जिसमें केमिकल का बहाव हुआ। आज पानी में बहुत सारे नदियां या तो विलुप्त हो गई है या वो विलुप्तता के कगार पे है, या ऐसे नदियां हैं जिनका पानी पीने से आदमी स्वस्थ नहीं अस्वस्थ हो जाता है। आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन चूंकि सीमित समय में सीमित बात करनी है तो मैं बता दूं आपको। आप उदाहरण स्वरूप जमुना को ले ले, जो कि दिल्ली के बीचों बीच बहती है। जमुना गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी भारत की मानी जाती है। लेकिन आज क्या हश्र है जमुना नदी का कि वो जमुना नाला के रूप में कन्वर्ट हो गया है और जिधर से जमुना गुजरती है वहाँ के आबो हवा बदबूदार होते हैं। और तो वहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर, जिसको भूगर्भ वाटर कहते हैं, वो कचरा के रूप में पानी आता है। तो इस तरह से प्रभावित किया। तो आदिवासी जनजीवन में 3 मुख्य आधार हैं, जल, जंगल और जमीन। तो आप गौर करेंगे दोस्तों, मैं दिल्ली चला गया, मैं आपको यही बता दूं, दामोदर को, बाकर को, ये सारी नदियां की क्या स्थिति हो गई है, इसे आप गौर करें। आप स्वर्णरेखा को ही देख लीजिए। स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड की नदी है और इसे आप देखें तो इनकी क्या स्थिति है। बहुत सारे नदियां विलुप्तता के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये कितने बड़े मार इसके जिंदगी पर, ये जनजातियों की जिंदगी पर, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन के सवाल आज भी हैं। आज भी वो सवाल कायम है। उन दिनों सिद्धू कानू ने, बिरसा ने और उसके पहले भी लोगों ने इन सवालों को लेकर सवाल को उठाए और अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए ये लड़ते रहे। लेकिन ये सवाल आज भी उसकी जिंदगी में कायम है, किस तरह से
उपनिवेशवाद बनाकर, उपनिवेश बनाकर ब्रिटिश या विदेशी हुक्मरानों ने यहाँ के आदिवासियों को खदेड़ने का कोशिश किया। आज भी औद्योगिक घराने, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों यहाँ की जमीनें बेची जा रही है। यहाँ के जो रॉ मटेरियल है उसे निकालने, किस तरह से वो रॉ मटेरियल भी जिसका खदानों को कहा जाए कि पहले नेशनलाइज किया गया, आज उसको निजीकरण किया जा रहा है। बड़े बड़े कोल खदान को एक जमाने में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें मजदूर बड़े पैमाने पे देश के विभिन्न कोनों से लोग आकर यहाँ मजदूरी करते थे और जिनकी जमीन पर कोयला निकाला जाता था वो बेचारे कोल कटवा कर ही रह गए, उनकी जिंदगी वहीं समाप्त हो गई। लेकिन मालिक कौन बना? मालिक दूसरा बना। आज ये स्थिति आ गया है कि इसका निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण जब किया जा रहा है तो बड़ी बड़ी पहले जो मशीनें थी आज उससे भी बड़ी मशीनें सामने आएगी, और वो मजदूर जो कुछ हद तक मजदूरी करते थे उनकी स्थिति भी अब खत्म होने की कगार पे है। तो दोस्तों, इन बिंदुओं पे बातें बहुत की जा सकती है, बात करने की बहुत है, स्कोप है, क्षेत्र है। आप देखें कौन चीज, तो किस तरह से आज भी जंगल का अधिकरण किया गया, जंगल फॉरेस्ट एक्ट बना, जंगल का अधिक्रमण किया गया, जंगल से आदिवासियों को हटा दिया गया, उसके जीवन के जो आधार थे, उसके वनोपज से वो जिंदगी जीते थे, पेड़ ही उसका बोंगा है, उनका देवता है, और पेड़ ही जीवन का आधार रहा है, पेड़ ही उनका जीवन का सार रहा है। तो उन चीजों से उनको महरूम किया गया, उससे वंचित किया गया। उनकी सामुदायिक खेती होती थी, सामुदायिक खेती मैं पिछले दिनों बात किया हूँ आपके बीच कि किस तरह से उनकी जब अंग्रेजी हुकूमत हुए और जमींदारी प्रथा हुआ तो उनकी सामुदायिक खेती भी खत्म कर दी गई, व्यक्तिगत से खेती हो गई, उन चीजों को भी खत्म कर दिया गया। तो जल जंगल जमीन की सवाल जो है वो आज भी है, और ये व्यवस्थागत खामियों की वजह से आज जो तेजी से कहा जाए कि प्रदूषण फैल रहे हैं, और यूं कहें कि जो संतुलन बिगड़ रहे हैं, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहे हैं, उसके खामियाजा हम सारे लोग भुगतते हैं। लेकिन इस संतुलन को बिगाड़ने वाले ये औद्योगिक घराने के लोग हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये व्यवस्था के लोग हैं जिन्होंने इस संतुलन को बिगाड़ा, जिन्होंने उसकी जो गलतियां की और उस गलतियों की सजा हम तमाम लोग इस देश के 135 करोड़ लोग को भुगतना पड़ रहा है। इसकी बेरोजगारी का आलम झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोगों के लाभ के लिए, चंद मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए किया गया, तो वो चीज को आज भी दोहराया जा रहा है। तो हम उपनिवेशवाद की स्वरूप को, कल के उपनिवेशवाद को आज हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या उपभोक्तावाद या बाजारवाद के रूप में हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, सारे जगहों पे मैंने कहा ना कि सभी जगहों से खदेड़ने के बाद आदिवासी मालिक से मजदूर और आज मजबूर हो गए हैं जिनको उपार्जन के लिए वो बाजार के उत्पादन की होड़ में खदेड़े जा रहे हैं, खदेड़ते गए। आज ये स्थिति है कि मजदूर जो मालिक था वो आज क्या है, एक मजदूर में कन्वर्ट हो गया है। शहरों में जाकर रेजा मजदूरी, रिक्शा चलाना, मुठिया मजदूरी करना, दिहाड़ी करना, ये उनका मकसद है। हमारा जो प्रांत है वो कहें तो ये आदिवासी बहुल्य प्रांत है, और खुशी की बात है कि आदिवासियों के हित, हुकूक और हक के नाम पर ये राज्य का दर्जा मिला। लेकिन आज भी गौर करें तो आज भी आप पाएंगे कि यहाँ के अवाम
चंद चालाक धूर्त किस्म के लोग इसके लाभ लिए, जो सियासतदान हुए उनकी पौबारा हुआ, उनका लाखों करोड़ों का निवारा हुआ और उनकी तिजोरियां भरी। वो एक नए किस्म के वर्ग, उनके अंदर वर्ग चेतना कायम हुआ। लेकिन जो वर्ग संघर्ष की बात है, जो निचले वर्ग से आ रहे हैं, वो आज भी वही है, उनमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि उन लोगों की हित की बात सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो आवाम कहे जाने वाले लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम चाहेंगे कि उनकी बेहतरी के लिए भी ये जो सरकारें हैं वो संवेदनशील हो, उनके बारे में भी सोचे। उन्हें कुटीर उद्योग, घरेलू उत्पाद की चीजों को बढ़ोतरी किया जाए। उन मजदूरों, जो मजदूर आज मजबूर हैं, उनको स्किल्ड किया जाए। उन्हें छोटे छोटे किस्तदार पर उन्हें उद्योग खोलने के लिए ऋण दिया जाए, उनके कौशलता का विकास किया जाए, उनके सामूहिक और सहकारिता के आधार पे छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाए जाए, उनकी खेती को उन्नत करने के लिए कृषि फॉर्म बनाकर उनके लिए काम किया जाए, उनके लिए रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य पे जोर दिया जाए, ताकि वो बेहतरी के लिए आगे बढ़े और आम जनजीवन के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़े। तभी सही मायने में सही संवेदनशील और ये जो हाशिए पे वर्ग जो हैं वो आगे आ सकते हैं। तभी मूल्यों की सियासत की बात की जा सकती है, तभी हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है, तभी ये कह सकते हैं कि यहाँ जमहूरियत है, जहाँ आम आवाम और समाज के निचले और सबसे निचले तबका में या पिछले अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग हैं, उनकी हित की बात की जा सकती है और उनका सुधार किया जा सकता है, उनके विकास की बात की जा सकती है और उनके विकास के ईमानदार पहल की जाए तो ये बेहतरी होगा। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा दूसरे दिन। मैं एक विद्यार्थी हूँ और एक विद्यार्थी होने के नाते आदिवासी जनजीवन के विभिन्न पहलुओं पे कुछ अध्ययन कर बुन रहा हूँ और कुछ आलेख के रूप में भी प्रकाशित है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ क्रमशः। तो इसी तरह मैं कुछ चीज़ों को लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, जोहार। और फिर हम मिलेंगे अगले ब्रेक के बाद। दूसरे दिन हम दूसरी विषय लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद। जो इसे सब्सक्राइब करना चाहें वो कर दें और फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।